स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बाद का, वो है दैट इज़ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है, मैं आपकी नोट्स भी रीड करता हूँ, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता चलता हूँ कि ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो ट्रायल बैलेंस की कंसेप्ट आपने देखी कि एक पर्टिकुलर डेट को, खासतौर से 31 मार्च को, या साल के बीच में भी आप 3 महीने से या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद भी आप अपनी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हो और अपने फाइनल अकाउंट्स भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नॉर्मली हम ये समझ के चलेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। सो एक पर्टिकुलर डेट को, जो जितने भी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस है, उसकी लिस्ट को आप ट्रायल बैलेंस कहते हो। सो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। आपके जो बुक ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन किए हैं, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो कि आप ये देखते हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई अकाउंट आपने डेबिट कर दिया है लेकिन आपने क्रेडिट नहीं किया है, तो आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उसकी जो है चेक कर लेते हो। इफ़ द ट्रायल बैलेंस एग्री और टैलीज, इट कैन बी सेड दैट रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग हैव बीन डन करेक्टली एंड एक्यूरेटली। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है, वो टैली हो रही है, एग्री हो रही है, तो आप कह सकते हो कि मतलब जो रिकॉर्डिंग हुई है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की और उसकी जो जर्नल में रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर हुई है, उसकी लेजर में पोस्टिंग बराबर हुई है, उस अकाउंट को प्रॉपरली बैलेंस किया गया, ये करेक्टली और एक्यूरेटली हुआ है, ऐसा आप मान सकते हो। और बट इफ़ इट डजेंट एग्री, और वो एग्री नहीं होती है, मतलब दोनों साइड की टोटल अगर सही नहीं आती है, सेम नहीं आती है, तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एरर और मिस्टेक हैव बीन कमिटेड। तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि अगर दोनों साइड की टोटल मैच नहीं हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हमसे गड़बड़ हुई है। कुछ तो ऐसी बात है कि किसी अकाउंट के डेबिट को हमने इफ़ेक्ट दिया है और क्रेडिट अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं दिया है, रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं किया है या गलत रकम से रिकॉर्ड किया है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कोई मिस्टेक, कोई एरर, कोई त्रुटि हमसे हुई है। सो दिस एरर विल हैव टू बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाई। तो ये एरर जो है, ये जो गलती है, ये क्या हुई, इसको लोकेट करना, इसको फाइंड आउट करना और इसको रेक्टिफाई करना, मतलब उसको ठीक करना, दुरुस्त करना। सो हाउएवर एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन दैट द बुक ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम द एरर। और साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलती तो होती है, लेकिन वो गलती पकड़ में नहीं आती, क्योंकि हम जब ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस की तो दोनों साइड की टोटल मैच कर रही है, टैली हो रही है, एग्री हो रही है, तो हमें लगता है कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं हुई है, बट ऐसा नहीं होता है। भले ही आपकी ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच हो रही है, फिर भी हो सकता है, पूरी संभावना है कि आपसे मिस्टेक हुई हो, आपसे एरर हुए। वो किस प्रकार के एरर होते हैं वो मैं आगे आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पेज नंबर 31 का हम देख रहे हैं। तो मीनिंग देखिए कि एरर मीन्स मिस्टेक मेड बाय एन अकाउंटेंट और क्लर्क वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि एरर मीन्स वो मिस्टेक है, त्रुटियाँ, वो गलतियाँ हैं जो अकाउंटेंट ने या क्लर्क ने अकाउंटिंग या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती की है, इसको आप एरर्स कहते हो। सो एरर में भी द रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट अकाउंटिंग, इनकरेक्ट अकाउंटिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, इनकरेक्ट नॉलेज की वजह से, रॉन्ग डेटा कलेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, और ड्यू टू इनकरेक्ट अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, या आपकी टोटलिंग करने में या है ना, उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हुई हो, तब भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है। Thus, unintentional omission or commission of amount an account while recording the transaction is also known as error. इस तरीके से unintentional omission, omission का मतलब कोई चीज़ छोड़ देना, छूट जाना, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी बुरे इंटेंशन के। ओके, अनइंटेंशनली अगर आपसे कुछ छूट गया, ओमिट हो गया है। और कमीशन का मतलब होता है एक आधे कृत्य को करना, और ओमिशन का मतलब होता है किसी बात को करने से छूट जाना। सो ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट, या तो कोई रकम छूट गई, या फिर आपने कोई गलती से कोई कमीशन, आपने मतलब कुछ गलती कर दी आपने अकाउंट राइटिंग में, वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज एरर, तो उसको एरर कहते हैं। अब एरर का इफेक्ट क्या होता है?
तो सम एरर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर के ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से आपके ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आपने डेबिट को अलग अमाउंट से रिकॉर्ड किया और क्रेडिट में अलग, संबंधित अकाउंट में अलग रकम लिखी हो, या डेबिट अकाउंट को रिकॉर्ड कर लिया हो, क्रेडिट जो अकाउंट दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसको पोस्टिंग ही ना किया हो। आपको पता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे आप तो कम से कम 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट डेबिट होता है तो साइमल्टेनियसली दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा कोई ना कोई। ओके, तो सम डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, पर कुछ गलतियां ऐसी भी होती है कि जिसका ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ का ट्रायल बैलेंस पे फ़र्क पड़ता है। सो एरर अल्टीमेटली अफेक्ट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बट जब आपसे इस प्रकार की गलतियां होती है तो वो गलत जो ट्रायल बैलेंस, आपकी ट्रायल बैलेंस भी आपने कुछ एरर किए हैं तो आपकी जो ट्रायल बैलेंस बनेगी वो भी गलत रहेगी। तो जो ट्रायल बैलेंस खुद गलत है, उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ खामियां हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, शॉर्टकमिंग्स हैं, तो उसके आधार पर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसमें भी गलतियां रहेंगी। वो जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, या फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो दिखेगी, एसेट और मतलब बैलेंस शीट जो बनेगी, वो भी एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होगी। सो इन शॉर्ट, एरर्स अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आगे ये आपका है एरर, जो अकाउंटिंग एरर्स हैं। तो ये जो एरर्स के टाइप क्या है, तो एरर के काफ़ी कुछ टाइप्स हैं जो हमें 1 बाय 1 देखने हैं, तो उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको पेज नंबर 32 पे टाइप्स ऑफ एरर दिया हुआ है कि ऑल एरर्स वेदर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट एंड एट एनी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर। सो जो एरर आपने किए हैं, जो गलतियाँ आपने की, जो मिस्टेक्स आपने की है, हो सकता है वो ट्रायल बैलेंस पे असर डाले या न डाले, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो या ना मैच हो। तो जितने भी प्रकार के जो एरर्स हैं उनको हम ये 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे और 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो एरर है दैट इज़ द एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब सैद्धांतिक गलती आपकी, कि कौन से 1 बाय 1 इसको देखने की कोशिश करते हैं कि व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, द एरर इज सेड टू बी एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। दिस एरर में रिलेट टू कैपिटल and revenue expenditure and income. Example, wages paid for installation of machinery debited to wages account, or payment of salaries to Ramesh debited to Ramesh account. थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब सैद्धांतिक गलती, सैद्धांतिक त्रुटि। अकाउंट जब आप मेंटेन करते हो तो जिन सिद्धांतों को आपको दिया गया है उन सिद्धांतों के हिसाब से आपको अकाउंटिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि मशीनरी अगर जब आप खरीदते हो, जब कोई एसेट खरीदते हो, तो एसेट से संबंधित जितने भी खर्च होते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस, वो एसेट की वैल्यू में ऐड होने चाहिए। जैसे अगर आपने मशीन खरीदी तो मशीन खरीदने के बाद मान लो आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और उसको बाद में स्थापित किया, इंस्टॉल किया, उसके ऊपर आपको 10,000 रुपये खर्च आया, जिसको आप वेजेस कहते हो। तो ये जो वेजेस हैं, ये वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं होंगे। जो इसके ऊपर इंस्टॉलेशन का जो खर्चा आया वो इंस्टॉलेशन चार्जेस या वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं होगा, वो एसेट अकाउंट को मतलब मशीनरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। तो ऐसी अगर आपने गलती कर दी कि वेजेस जो इंस्टॉलेशन के लिए पेड किया वो आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि करना चाहिए था मशीनरी अकाउंट को, तो ये आपकी सैद्धांतिक गलती है, प्रिंसिपल रिलेटेड मिस्टेक है। जो अकाउंट के सिद्धांत है कि कौन सी चीज़ को आप एसेट कहोगे, कौन से खर्चों को आप मतलब कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर मानोगे, कौन से खर्चों को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानोगे, उससे संबंधित जो नियम है वो नियम आपने यहाँ पे तोड़ा है या वायलेट किया है। तो ऐसी मिस्टेक को आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। वैसे ही जब आप सैलरी पेड करते हो तो सैलरी ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो जब आप सैलरी पेड करते हो तो डेफिनेटली सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और कैश में पेड कर रहे हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट, अगर बैंक से पेड कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने
सैलरी जब आप पेड करो तो सामने कोई ना कोई व्यक्ति तो रहेगा ही। मान लीजिए जैसे इनके एग्जांपल में दिया कि रमेश को आपने सैलरी पेड की, तो ऐसे वक्त सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन आपने सैलरी को डेबिट करने की जगह रमेश को डेबिट कर दिया, तो ये गलत हो गया। हम रमेश को डेबिट नहीं करेंगे, हमने सैलरी को डेबिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है, हमें सेवा प्राप्त हुई सामने वाले व्यक्ति से, तो वो सेवा जो मिली है और पैसे गए हैं, वो सेवा को ही हम, जब हम सेवा का मुबदला दे रहे हैं तो उसी को हम सैलरी कहते हैं, जो हमारे लिए खर्चा है। इसलिए एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, नॉट द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड। ओके, तो आप सैलरी को डेबिट करना चाहिए और कैश बैंक को क्रेडिट। तो आपने गलती से अगर रमेश को डेबिट किया है तो ये गलती हो गई। इस गलती को ठीक करने के लिए आपको सही एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो भी हम देखते हैं कि जैसे रॉन्ग एंट्री अल्टरनेटिव मेथड जो है वो देखिए इन्होंने दिया है कि